हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एसिड एंड बेस एंड साल्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज एसिड, यानी एसिड क्या है। अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी जो अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, एक एसिडिक सॉल्यूशन लिया गया है और उसमें ब्लू लिटमस पेपर को डाला जा रहा है। तो जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर देख सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया। ये जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो क्या हो गया, रेड हो गया, यानी लाल हो गया। तो ये दर्शाता है, यानी ब्लू लिटमस पेपर का लाल होना ये बताता है कि ये जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक नेचर का था, क्योंकि अम्ल का जो गुण होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो इसको एक बेहतरीन ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अनिल। ठीक है, अनिल से आप याद रख सकते हैं। आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, यानी अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अम्ल जो होता है, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल जो है H+ आयन देता है। कुछ अम्ल का उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH एसिडिक एसिड, C6H8O7 जिसका केमिकल नेम है सिट्रिक एसिड। तो ये सारे क्या है, ये सारे जो है एसिड हैं, ये सारे जो है एसिड हैं। ठीक है, अब जो जितना ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन अगर मोर होगा, अधिक होगा, तो उसकी एसिडिक पावर भी क्या होगी, एसिडिक पावर भी अधिक होगी, यानी जो अम्ल H+ आयन ज़्यादा उत्पन्न करेगा उसकी जो है एसिडिक पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कुछ पदार्थ यहाँ पे दिखाया गया है और कौन कौन से पदार्थ में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ पदार्थ लिया गया है और दूसरी तरफ अम्ल लिया गया है। तो बात कर लेते हैं इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये जो लिस्ट है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि कौन से पदार्थ में किसी एक पदार्थ का नाम दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देख सकते हैं इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, बिच्छू के डंक मेथनोइक अम्ल, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, और वहीं अगर चींटी की बात करें तो चींटी में जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में हो। जिसमें अम्ल की जो मात्रा हो वो क्या हो, अधिक हो, और जो जल की मात्रा हो वो कम हो, तो वैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। तो याद रखना, सांद्र अम्ल वैसे अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं तनु अम्ल का। तो तनु अम्ल जो होता है सांद्र अम्ल का अपोजिट होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अपोजिट होता है। तनु अम्ल जिसमें अम्ल कम मात्रा में तथा जल जो है अधिक मात्रा में
पाया जाता है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, जबकि सांद्र अम्ल में क्या था, अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, लेकिन वहीं तनु अम्ल में अम्ल का मात्रा कम होता है और जल का मात्रा जो होता है अधिक होता है। तो याद रखना, अगर सांद्र अम्ल एक याद रहेगा तो तनु अम्ल याद रह जाएगा, क्योंकि सांद्र अम्ल जो है या तनु अम्ल एक दूसरे का उल्टा है। एक में अम्ल ज़्यादा होता है और अम्ल की मात्रा अधिक होता है, और एक में जल का मात्रा अधिक होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं क्षारक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्षारक। क्षारक क्या होता है? तो क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में क्षारक जो है कड़वा होता है, जैसे साबुन, शैम्पू। ठीक है, साबुन, शैम्पू क्या है, ये सारे हमारे बेस है। जब इनको आप चखेंगे, टेस्ट करेंगे मुंह में लेके, तो क्या है, थोड़ा सा स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा लगता है, और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और जैसे ही लाल लिटमस पत्र को किसी भी क्षारक में, बेस क्षारक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी ये रेड से ब्लू कर देता है। ठीक है, जबकि एसिड क्या करता है, एसिड जो है, एसिड करता है ब्लू से रेड। एसिड जो है ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस जो है वो रेड से ब्लू कर देता है। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक रेड लिटमस को लिया गया है, एक रेड लिटमस पेपर को लिया गया है और उसे एक बेसिक सॉल्यूशन में डाला जा रहा है। जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, तो ये रेड लिटमस जो है, लाल लिटमस पत्र जो है, जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया, तो देख सकते हैं नीला होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, नीला होना स्टार्ट हो गया। तो जो सॉल्यूशन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, समझ जाना है कि वो जो है क्षार है। ठीक है, इसको भी एक बेहतरीन तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, छलनी। ठीक है, क्या छलनी के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। छा से क्षारक, ला से लाल, नी से नीला, यानी क्षारक जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। क्षारक जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, और यह जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। और क्षार जो होता है जलीय विलयन में OH माइनस आयन को देता है। आई होप समझ गए होंगे। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका NH4OH, जिसका केमिकल नेम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्षार। क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो सभी क्षारक जो होते हैं जल में नहीं घुलते हैं, सभी क्षारक जो होते हैं जल में नहीं घुलते हैं, और जो क्षारक जल में घुलते हैं उसे क्षार कहते हैं। फिर से एक बार सुने कि सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, यानी जल में घुलने वाले क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, जल में घुलने वाले क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन जो क्षारक जल में घुल जाए उसे ही क्षार कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक सूचक का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूचक। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी सूचक जो होता है किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, कि जैसे ही उसमें सूचक यानी पेपर हम लोग डालते हैं, और अगर नीला से लाल हो गया, ठीक है, अगर नीला से लाल हो गया तो इसका मतलब है कि एसिडिक है, और अगर रेड से नीला हो गया इसका मतलब है कि वो क्षारक है। तो सूचक वही काम करता है कि किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है।
इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। और इसका रंग जो होता है सूचक का रंग और गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बिल्कुल बदल जाता है। अब बात कर लेते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं ना। सूचक बेसिकली मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं 3 तरह के होते हैं, जिसमें प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक जिसको मानव निर्मित सूचक भी बोलते हैं, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक दोनों एक ही है, और तीसरा गंधीय सूचक। तो ये जो 3 हैं, ये 3 सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, जिसे लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है मानव द्वारा। क्या किया जाता है? लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है मानव द्वारा, उसी को ही कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहा जाता है। और तीसरा है हमारा गंधीय सूचक। तो चलिए सारे सूचक को बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। पहला क्या है? प्राकृतिक सूचक। तो वैसे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता हो उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, जो पौधों से प्राप्त होने वाला सूचक है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, अगर लिटमस, एक तरफ अम्ल लिया गया, एक क्षारक लिया गया है। अगर हम लिटमस को लेते हैं और अम्ल के कांटेक्ट में आता है और अगर वो लाल हो जाता है, अगर लिटमस को लेते हैं और अगर वो लाल हो जाता है तो इसका ये पता चलता है कि वो क्या है? अम्ल है। और अगर वही लिटमस नीला हो गया तो इससे पता चलता है कि वो क्या है? क्षारक है ना। और अगर हल्दी जो है अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो पीला हो जाता है। अगर हल्दी जो है अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो पीला हो जाता है, और हल्दी अगर क्षारक के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, और लिटमस जो होता है अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, और लिटमस अगर क्षारक के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। तो आप लोग समझते होंगे, देखे होंगे कि कोई भी हम लोग सब्जी खाते हैं और अगर धोती या फिर सफ़ेद शर्ट पे लग जाता है, ठीक है, अगर कोई सब्जी खा रहे होते हैं और अगर गलती से सब्जी जो है हमारे सफ़ेद कपड़े पे लग जाता है और जब उसे हम धोते हैं, उसमें जब धोने के दरमियान में साबुन यानी सौंफ या निरमा कुछ भी डालते हैं तो देखते होंगे क्या हो जाता है? वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हल्दी जो है क्षारक के कांटेक्ट में आता है, और जैसे ही क्षारक के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? कि वो क्षारक है। तो प्राकृतिक सूचक वैसे सूचक हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं कृत्रिम सूचक का। तो वैसे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता हो। ठीक है, क्या है? जो रसायन द्वारा बनाया जाने वाला सूचक है उसे कृत्रिम सूचक कहा जाता है। तीसरा है गंधीय सूचक। ठीक है, तीसरा सूचक जो है हमारा गंधीय सूचक, यहाँ गांधीय नहीं होगा, ये आकार नहीं होगा, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तीसरा जो सूचक होगा वो होगा गंधीय सूचक। जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है उसे ही गंधीय सूचक कहा जाता है। यानी जिस सूचक की गंध जो है अम्लीय या क्षारक माध्यम में बिल्कुल बदल जाता है उसे ही गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे हमने उदाहरण लिया है, अम्ल एक तरफ रखा है और एक तरफ क्षारक रखा है। जब प्याज का रस अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो थोड़ा उसका गंध जो होता है तीक्ष्ण गंध होता है। ठीक है, जैसे ही प्याज का रस अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो गंध है तीक्ष्ण गंध हो जाता है, और यही प्याज का रस जब क्षारक के कांटेक्ट में आता है तो कोई गंध नहीं होता। देख सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल भी कोई गंध नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से वैनिला जो है हमारा, वैनिला क्या है? जब हम आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, यानी आइसक्रीम खाते हैं तो वही आइसक्रीम वैनिला जो है अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो गंध होता है सामान्य रहता है, चेंज नहीं होता है। और वही वैनिला जब क्षारक के कांटेक्ट में आता है तब भी कोई चेंज नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं लौंग का तेल। जब लौंग का तेल अम्ल के कांटेक्ट में आता है, लौंग का तेल जैसे ही अम्ल के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो गंध होता है वो भी सामान्य होता है, बिल्कुल बदलता नहीं है। और वही लौंग का तेल जब क्षारक के कांटेक्ट में आता है, तब भी उसका जो गंध है वो बिल्कुल नहीं बदलता है ना।
तो ये था गांधीय सूचक, यानी गांधीय सूचक के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। ठीक है, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो पहला, धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। जब धातु को अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या हमें प्राप्त होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई भी धातु को जब अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या क्या उत्पाद देता है। तो चलिए पहला बात कर लेते हैं अम्ल के साथ, यानी धातु को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या क्या मिलता है। जैसे अम्ल प्लस धातु को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं HCl क्या है, अम्ल है, एसिड है, प्लस जिंक क्या है, जिंक जो है धातु है। तो अम्ल और धातु को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, लवण मिलता है, यानी ZnCl2 मिलेगा। तो ZnCl2 क्या है, लवण है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना बच्चों कि कभी भी जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जब धातु को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर में हम लोगों ने देखा कि धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब बात कर लेते हैं जब क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है ना। देख सकते हैं क्षारक प्लस धातु को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें भी क्या मिलता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। हाइड्रोजन गैस दोनों में कॉमन है, उसमें भी हाइड्रोजन गैस मिल रहा था और इसमें भी हाइड्रोजन गैस प्लस लवण मिल रहा है। तो देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, ठीक है, अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या मिला, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये जो है क्षारक है, प्लस जिंक क्या है, धातु है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि कभी भी जब क्षारक को धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है, ये जो है लवण है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो देख सकते हैं दोनों में जो है जब धातु को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं और या तो धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो दोनों में जो है सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। और वो क्या मिल रहा है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है दोनों में कॉमन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप की ध्वनि कहने का मतलब है कि फटफट की आवाज़। पॉप की ध्वनि मतलब फटफट की आवाज़, फटफट की आवाज़ आना, फटफट की आवाज़ आना ही पॉप ध्वनि कहलाती है। तो हाइड्रोजन गैस परीक्षण में बोलता है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो फटफट की आवाज़ उत्पन्न होती है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इस परखनली में क्या किया गया है, HCl प्लस जिंक को अभिक्रिया करवाया गया है। तो हम लोगों को जैसा पता है कि जब भी अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, अम्ल और धातु को आपस में अभिक्रिया करवाया गया है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो वही हाइड्रोजन गैस जो है इस परखनली के माध्यम से होते हुए साबुन का पानी, कहाँ बाबू, साबुन के पानी में आएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस साबुन के पानी में आएगा तो देखते हैं बुलबुला निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बुलबुला निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और वही बुलबुला के सामने अगर हम जलती हुई मोमबत्ती, ये क्या है बाबू,
ये जो है हमारा जलती हुई मोमबत्ती है, ठीक है। ये जो है हमारी जलती हुई मोमबत्ती है। तो इसी जलती हुई मोमबत्ती को इस बुलबुले के सामने लाएंगे तो पॉप की ध्वनि सुनाई देगी, यानी फटफट की आवाज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। समझे कि जैसे ही HCl और जिंक यानी अम्ल और धातु को अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यही हाइड्रोजन गैस इस नली के माध्यम से साबुन के पानी में आएगा, और जैसे ही साबुन के पानी में आएगा तो बुलबुला निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी बुलबुला के सामने जब हम जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे तो पॉप यानी फटफट की आवाज़ सुनाई देगी। तो इससे ये पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस क्या है, रिलीज हो रही है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अम्ल और क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। तो धातु बाइकार्बोनेट को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। दोनों सेम चीज़ है बाबू, दोनों में कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब अम्ल और क्षारक को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, और फिर अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है ना। क्योंकि ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल और क्षारक को धातु के साथ जब अभिक्रिया करवाए तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। अब यहाँ देखेंगे कि अम्ल और क्षारक को जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। पहला, जब अम्ल को एसिड को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो देखिए क्या मिलता है। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो तीन चीज़ मिलता है, लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस जल मिलता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, HCl जो कि अम्ल है प्लस Na2HCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि धातु कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपस में अभिक्रिया किया है तो क्या मिला, लवण मिला NaCl। ये क्या सॉल्ट है, साधारण नमक है जो हम लोग अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नमक मिला NaCl प्लस CO2 प्लस जल। तो याद रखना बच्चों, याद रखना बाबू कि कभी भी अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में तीन चीज़ मिलता है। और क्या क्या मिलता है, तीन चीज़, लवण मिलता है, CO2 मिलता है और जल मिलता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिल रहा है, अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट को जब अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या मिला, लवण प्लस CO2 प्लस जल। तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट मिला। क्या मिला, सेम प्रोडक्ट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। जब या तो धातु को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाइए या अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएं तो जो प्रोडक्ट है हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ही मिलता है। आई होप समझ गए होंगे। नोट एक यहाँ पे है, क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जो क्षारक होता है ना ही वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। यानी क्षारक जो होता है दोनों में से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अम्ल अभिक्रिया करता है। अम्ल जो होता है वो दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट के साथ भी और धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी, और अभिक्रिया करके तीन प्रोडक्ट बनाता है जिसमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल होता है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी कहने का मतलब है कि CaOH का होल थ्राइस
यही क्या है, चूना है, चूने का पानी है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी क्या हो जाता है, दुधिया हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ऐसा क्यों? जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सॉरी यहाँ टू छूटा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है बाबू। क्या बनता है बाबू? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो क्या है, वाइट कलर का अवक्षेप होता है, जिसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है इंग्लिश में। क्या होता है? सफ़ेद अवक्षेप होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है। तो यही सफ़ेद अवक्षेप होने की वजह से जो है पानी का जो कलर होता है वो दूधिया हो जाता है। किसके वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से पानी का जो रंग होता है वो दूधिया हो जाता है। और क्या है, ये वाइट प्रेसिपिटेट है, यानी सफ़ेद कलर का अवक्षेप है। और ये जो है जल में घुलने वाला नहीं है, अघुलनशील है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है अघुलनशील है। ठीक है, ये जल में घुलता नहीं है। तो नहीं घुलने की वजह से क्या होता है, पानी जो है दूधिया हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है उदासीनीकरण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। उदासीनीकरण आखिर होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण क्या है? जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कभी अम्ल और क्षारक दोनों एक साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके दोनों का असर जो होता है, दोनों के प्रभाव को परस्पर समाप्त कर देता है और लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के इफेक्ट को यानी प्रभाव को समाप्त कर देता है और समाप्त करने के बाद क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके एक दूसरे का जो प्रभाव होता है एक दूसरे के ऊपर, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ठीक है, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो HCl एसिड है प्लस क्षारक NOH क्षारक है। जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके क्या बना रहे, NaCl प्लस जल। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अम्ल व क्षारक की प्रबलता। प्रबलता मतलब ताकत। ठीक है, प्रबलता मतलब ताकत। ठीक है, प्रबलता का मतलब क्या होता है, ताकत। जैसे कि आप लोगों को हम ऊपर में बता चुके हैं कि जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। और जितना ज़्यादा OH- आयन उत्पन्न करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, अम्ल व क्षारक की प्रबलता क्या है। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और तथा OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी अम्ल व क्षारक की जो प्रबलता है, जो ताकत है, वो डिपेंड करता है कि H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है और OH- आयन की सांद्रता यानी OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना है। H+ आयन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एसिडिक, OH- जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बेस। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है, इसकी जो प्रबलता होती है, ताकत होता है, वो डिपेंड करता है कि H+ आयन कितना उत्पन्न कर रहा है और OH- आयन कितना उत्पन्न कर रहा है। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज क्या है उसके ऊपर ही निर्भर करती है।
अम्ल व क्षारक की प्रबलता ताकत हम एक सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक जिसे पीएच स्केल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अम्ल व क्षारक की जो प्रबलता है, जो ताकत है, वो हम पीएच स्केल की मदद से फाइंड आउट करते हैं। पीएच स्केल के मदद से फाइंड आउट करते हैं। पीएच स्केल का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल के मदद से हम किसी भी अम्ल और क्षारक की प्रबलता को पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पीएच स्केल। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है? तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है। ठीक है, पीएच स्केल जो है यह एक अनेक सूचक का मिश्रण है और यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है। जैसा कि देख सकती है, ये जो है क्या है, हमारा पीएच स्केल है। क्या है? जो रंग बिरंगा आपको स्केल दिख रहा है वो क्या है? पीएच स्केल है, जिसमें जो स्केलिंग की होती है 0 से 14 तक क्या होता है? कितना तक? 0 से 14 तक क्या होता है? किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल का जो स्केलिंग डिजिट होता है वो कितने तक होता है? तो 0 से 14 तक होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना। तो बताता है ये जो न्यूट्रल वाला फेज है, ठीक है, यानी न्यूट्रल लाइन जो है यानी 7। ठीक है, 7 जो होगा, पीएच का मान अगर 7 हो गया तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर 7 से कम हो गया तो देख सकते हैं क्या है? एसिडिक है। और 7 से अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, 7 से अगर ज़्यादा हो गया पीएच का मान तो क्या हो जाएगा? अल्कलाइन हो जाएगा, यानी वो बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर पीएच का मान 7 हो गया तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर पीएच का मान लेस देन 7 हो जाएगा तो हो जाएगा एसिड हो जाएगा। और अगर पीएच का मान ग्रेटर देन 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आप इस चित्र में, एक तरफ H+ आयन को दिखाया गया है और एक तरफ OH- आयन को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला लाइन है इसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इस वाला लाइन में देख सकते हैं आप जैसे धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे जो है OH- के आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इधर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे वाइट वाला में OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। बेसिक नेचर जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इधर जैसे जैसे जाएंगे ऐसे जिधर जिधर इधर जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, एसिडिक क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इधर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। देखिए H+ आयन और OH- आयन दोनों में है। इसमें भी H+ आयन है और इसमें भी OH- आयन है। इसमें भी क्या है? OH- आयन है और इसमें भी H+ आयन है। लेकिन इसमें H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मात्रा है, वो ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा? एसिडिक को बताएगा। और इसमें देख सकते हैं H+ आयन का मात्रा कम है, बल्कि जबकि OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए बेसिक को बताएगा। और जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज बढ़ता जाएगा वो बेसिक का गुण भी बढ़ता जाएगा। अब पीएच का वैल्यू अगर 7 है तो उदासीन होगा। पीएच का वैल्यू अगर पीएच का मान 7 से कम है तो देख सकते हैं अम्लीय होगा। ठीक है, ये जो है न्यूट्रल लाइन है, इधर क्या होगा? एसिडिक होगा। और अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ये बेस होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
तो चलिए आगे बात कर लेते हैं बाबू, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, डेली लाइफ में हमारे पीएच का क्या महत्व है। पीएच जिसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लोग को बता रहा हूँ बाबू, एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। तो हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच के बीच काम करता है। वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं बाबू, अम्लीय वर्षा कब कहते हैं, जब वर्षा का जल जो वर्षा होता है, जो बारिश होती है, उस पानी का पीएच का मान अगर हम जब चेक करेंगे और उसका 5.6 से अगर कम होगा, 5.6 से कम होगा तो वो क्या, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय यानी सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सड़ना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी मुंह का पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत जो है बाबू सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी का डंक अमल छोड़ता है। ठीक है, मधुमक्खी का जो डंक होता है अमल छोड़ता है, जिसके कारण हमें जलन और दर्द होता है। जब अमल होता है बाबू, ठीक है, अमल होता है जिसकी वजह से जलन और दर्द होता है, जब भी मधुमक्खी अगर काट ले तो उसे साबुन से धोना चाहिए। क्या है, साबुन से धोना चाहिए। जब साबुन से धोना चाहिए, साबुन क्या है बाबू हमारा, क्षार है। साबुन क्या है बाबू हमारा, क्षारक है। ठीक है, तो जब हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि क्षारक और अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो एक दूसरे के असर को क्या करता है बाबू, बिल्कुल कम कर देता है। तो कभी भी जब मधुमक्खी काटे तो क्या करना, साबुन से उसे रगड़ रगड़ के धोना, ताकि जो है जलन और दर्द कम हो सके। तो ऐसा क्यों होगा, क्यों, अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करेगा तो एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल कम करेगा, जिसके वजह से जलन और दर्द बिल्कुल ही कम हो जाएगा। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। तो ये था बाबू पीएच का जो हमारे डेली लाइफ में महत्व है उसके बारे में। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं लवण के बारे में। अब बात कर लेते हैं लवण क्या होता है ना। अम्ल प्लस क्षारक को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अम्ल को लिए HCl प्लस एक क्षारक लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभिक्रिया करवाए तो क्या मिला, लवण यानी NaCl प्लस जल मिला। लवण से रसायनों का निर्माण करना, लवणों से क्या होता है, रसायन का निर्माण होता है। जैसे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाबू। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, कैसे निर्माण होता है NaOH का। तो निर्माण इसका देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। बोलता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब विद्युत यानी करंट फ्लो करवाते हैं तो यह टूट करके क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे NaCl को H2O से अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, सॉरी बाबू यहाँ पे NOH नहीं होगा बल्कि यहाँ पे NaCl होगा, है ना। जब NaCl को जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह टूट करके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें देता है। तो यहाँ पे NOH ना होकर क्या होगा, NaCl होगा, है ना बाबू। जैसा कि देख सकते हैं आप, इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक एनोड कैथोड लिया गया, एक सेटअप लिया गया है,
ठीक है, एक सेटअप लिया गया है। ये जो सॉल्यूशन है किसका सॉल्यूशन है? NaCl का। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन है। NaCl सॉल्यूशन लिया गया है और इसमें क्या किया जा रहा है? दो एनोड कैथोड को आपस में जोड़ दिया गया है। ये क्या है? ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है? ये हमारा कैथोड है। ठीक है, एनोड और कैथोड, और इसको एक बैटरी की मदद से जोड़ दिया गया है और इसमें करंट यानी विद्युत दिया जा रहा है, विद्युत का प्रवाह किया जा रहा है। तो जैसे ही विद्युत का प्रवाह किया जाएगा तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा? NaCl का जो सॉल्यूशन है ये सब, इसमें करंट आएगा और जब करंट आएगा तो NaCl जो है टूट करके, NaCl जो है क्लोरीन माइनस जो है टूट करके एनोड की तरफ आएगा और N प्लस जो है ये कैथोड की तरफ आएगा। यानी क्लोरीन माइनस जो होगा, क्लोरीन जो है आप टूटने के बाद ये एनोड की तरफ जमा होता चला जाएगा और कैथोड पर जो है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन प्लस आयन जमा होता चला जाएगा। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा? इस तरीके से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। देख सकते हैं एनोड पर क्या है? क्लोरीन गैस जमा हो रहा है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। अगर हम उपयोग की बात कर लें तो क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता के लिए PVC में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल ग्रीस हटाने और साबुन व कागज़ बनाने के लिए किया जाता है। तो आगे बात कर लेते हैं बाबू विरंजक चूर्ण के बारे में। ठीक है, विरंजक चूर्ण कैल्शियम CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है बाबू? CaOCl2। ठीक है, जिसका नाम है बाबू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका 3 नाम है, विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं या तो फिर ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब ये कैसे बनता है, इसके निर्माण के बारे में हम लोग देखते हैं, ये कैसे बनता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने यानी CaOH का होल थ्राइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण मिलता है। जैसे देख सकते हैं CaOH का होल थ्राइस को क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएं तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल अगर हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, यूज के बारे में हम बात करें, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग मुख्यतः कपड़ों के उद्योग में करते हैं, यानी कपड़ों के फैक्ट्री में करते हैं, कागज़ की फैक्ट्री में करते हैं, और पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में हम लोग अपने कुएं को पानी को साफ़ करने के लिए भी उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ताकि पानी में, गंदे पानी में जो भी कीटाणु हैं वो सारे मर जाएं। तो देख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल है वस्त्र के उद्योग में, कागज़ की फैक्ट्री में करते हैं और पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में भी करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं बाबू, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या है? बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है बाबू? केमिकल नेम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस अमोनिया को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यही हमारा क्या है? बेकिंग सोडा है। ठीक है, क्या है? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो ये कैसे मिलता है? NaCl को यानी साधारण नमक को
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस अमोनिया को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। और जब खाना पकाते समय गर्म करते हैं बेकिंग सोडा को, जो बेकिंग सोडा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब इसको हम लोग खाना पकाते हैं कहीं पे डालते हैं पकवान उकवान में, तो ये गर्म होने पे क्या फिर हमें देता है, क्या टूटता है, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब इसका अगर इस्तेमाल कर ले, यूज की बात कर लें कि बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। यह एक एंटासिड का रूप में काम करता है। जैसे हम लोग इनो वगैरह पीते हैं ना, पेट खराब हो जाता है तो, ठीक है, तो यह जो है बेकिंग सोडा है एंटासिड के रूप में भी काम करता है। अग्निशामक में भी यूज करते हैं इसका, यानी अगर कहीं आग उग लग जाता है तो आग बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा जिसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे Na2CO3 प्लस जल के 10 मोलिक्यूल 10 अणु अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCO3 डॉट 10H2O हमें प्राप्त होता है। तो यही क्या है, हमें धोने का सोडा है। अगर इसका इस्तेमाल की बात करें यूज का, तो कांच साबुन एवं कागज़ के उद्योग में, घरों में साफ़ सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको हटाने के लिए भी धोने का सोडा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पॉप का। प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप जिसका फॉर्मूला आता है, केमिकल फार्मूला CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है देख सकते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। यानी जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पे या तो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों एक ही बात है बाबू, 373 केल्विन बोलो या 100 डिग्री सेल्सियस बोलो, तो इतना टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं जिप्सम को तो यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है, यानी हमारा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल के बारे में बात करें, ये रिएक्शन जो है बाबू यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये रिएक्शन जो होगा बेसिकली ऐसे होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O तो जब अभिक्रिया करवाते हैं आपस में तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2, ठीक है। ये असल रिएक्शन है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, ये नहीं लिखेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है लेकिन गलत तरीके से लिखा गया है, तो ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन सही है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल की अगर हम बात कर लें, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, खिलौना तथा सजावट का सामान बनाने के लिए, और घरों की दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, ठीक है। यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, खिलौना तथा सजावट का सामान बनाने के लिए, दीवार की सतह चिकना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे यानी ये लवण है, कॉपर सल्फेट क्या हमारा लवण है, तो इसके जल के निश्चित अणु यानी क्या 5 जो है निश्चित अणु है, 5 जो है निश्चित अणु है किसके जल के, तो इसी को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो ये वीडियो हुआ, ये चैप्टर जो हुआ एंड हुआ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बाबू।
तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।